आशा है कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आत्मविश्वास से भरपूर होकर अपनी तैयारी में मग्न होंगे। देखिए, आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति या मनुष्य उस उगते हुए सूर्य के समान होता है, जो समय के साथ-साथ अपनी चमक और दमक बढ़ाता चला जाता है, और आत्मविश्वास से हीन व्यक्ति अस्त होते सूर्य के समान होता है, जो समय के साथ-साथ चमक और दमक कम करता चला जाता है, अर्थात उसकी चमक और दमक घटती चली जाती है और अंत में वो अंधकार में विलीन हो जाता है। इसलिए आत्मविश्वास से भरे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक बने रहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, आज हम संविधान में मेजॉरिटी के टाइप पढ़ेंगे कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, मेजॉरिटी कितने प्रकार की होती है। मैं आपको बता दूं, यदि आप संविधान के अलग अलग भागों का अध्ययन करें, उसमें अनुच्छेदों का अध्ययन करें, तो गहराई से अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि बहुमत कई प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पर, जनरली तौर पर 4 प्रकार की मेजॉरिटी हैं। एक, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी भी अलग अलग आर्टिकल के अनुसार वो भी अलग अलग रूपों में है। जैसे कि हम यदि आर्टिकल 61 के अंतर्गत स्पेशल मेजॉरिटी की बात करें, जहां पर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलता है, इम्पीचमेंट होती है, तो वहां पर भी विशेष बहुमत का एक अलग रूप है। और यदि हम आर्टिकल 249 के अंतर्गत जाएं, तो वहां पर विशेष स्पेशल मेजॉरिटी का एक अलग रूप होता है। यदि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जिसमें, वहां पर स्पेशल मेजॉरिटी का एक अलग टाइप है। और अनुच्छेद 368 और आधे से अधिक राज्यों के साधारण बहुमत भी ये एक विशेष बहुमत का ही पार्ट है। ये तब है जब देश की फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है, उस समय उसे पारित करने के लिए और कम से कम आधे राज्यों की साधारण बहुमत से आवश्यकता होती है। तो अभी हम इन पर सब पे चर्चा करेंगे। पहले हम पूर्ण बहुमत लेते हैं। देखिए, पूर्ण बहुमत क्या है? पूर्ण बहुमत है कुल सदन संख्या का, जितनी कुल सदन संख्या है उसके 50% प्लस 1। जैसे कि हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में सदस्यों की संख्या, मतलब सीटों की कुल संख्या, सदस्यों की संख्या 545 है। अब यदि हम बात करें पूर्ण बहुमत, तो पूर्ण बहुमत में क्या आएगा? 545 का 50% प्लस 1, ये बैठेगा 273। ठीक है। ऐसी राज्यसभा का हम लें तो राज्यसभा का 245 का 50% प्लस 1, तो ये बैठेगा लगभग 123। देखिए, पूर्ण बहुमत ज्यादातर संविधान के अंतर्गत ऐसे स्थान पर प्रयुक्त हुआ है जहां सरकार बनाने के बाद, तो जैसे क्या है कि लोकसभा में केवल वही दल सरकार बनाएगा, मतलब वही दल सरकार बनाएगा जिसकी लोकसभा में पूर्ण बहुमत हो। तो पूर्ण बहुमत किसी बिल को पास करने में उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। ज्यादातर सरकार के गठन में ही पूर्ण बहुमत का होता है। जब आम चुनावों के बाद सीटों की संख्या आती है, वही दल सरकार बनाता है या वही गठबंधन सरकार बनाता है जिसका पूर्ण बहुमत होता है। तो यहाँ पूर्ण बहुमत का मतलब हो गया जितनी कुल सीटों की संख्या है उसका 50% प्लस 1। अक्सर पूर्ण बहुमत का उपयोग विधि बनाने में नहीं होता। अब आता है दूसरा, है प्रभावी बहुमत। देखिए, प्रभावी बहुमत में क्या है? इफेक्टिव मेजॉरिटी। जैसे
लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 545 है। अब 545 में से 5 सीटें रिक्त हैं, किन्हीं भी कारणों से रिक्त हो सकती हैं, जैसे कि चुनाव, कुछ स्थान चुनाव कैंसिल हो गया हो, या किसी संसद सदस्य की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ हो गई हो, तो इस वजह से क्या है 5 सीटें खाली हैं। जैसे कुल सीट कितनी है 545, और उसमें से 5 सीटें क्या है रिक्त, तो 545 माइनस 5 कितनी होगी 540। तो ये 540 है कुल सीट है। तो वैसे कितनी सीट 545 पर कितनी 540, 5 क्या है रिक्त है। अब 540 का जो 50% प्लस 1 होगा वो आएगा प्रभावी बहुमत। 540 का 50% प्लस 1, तो ये बैठेगा लगभग 271। वहां पे कितना था पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत था 273, और ये कितना आया 271। इसे कहते हैं प्रभावी बहुमत। ये तो हो गया प्रभावी बहुमत। ज्यादातर ये कहाँ कहाँ होता है, जैसे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, जैसे राज्यसभा कोई संकल्प लाती है तो वो अपने प्रभावी बहुमत से राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, वहां प्रभावी बहुमत इस्तेमाल होता है। दूसरा, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित, वो भी प्रभावी बहुमत है, अनुच्छेद 94C, मतलब 94 गए। फिर क्या है एक 179, ये राज्यों से संबंधित है, राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को प्रभावी बहुमत से ही हटाया जाता है। तो ये तो हो गया प्रभावी बहुमत का। अब उसके बाद आता है साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, देखिए संसद के किसी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या का 50% प्लस 1 साधारण बहुमत के अंतर्गत आता है। हमारे संविधान में अधिकांश विषयों से संबंधित जो बिल पेश किए जाते हैं वो अधिकांशतः पारित ही साधारण बहुमत से होते हैं, सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। और यदि किसी अनुच्छेद से संबंधित कोई बिल यदि पारित हो रहा है और उसमें कहीं पर भी किसी बहुमत का नाम नहीं लिखा हुआ है, मेजोरिटी का टाइप नहीं लिखा हुआ है, तो वहां का मतलब है कि उसे हमें सिंपल मेजोरिटी से ही पारित करना पड़ेगा। अब मैंने बोला सिंपल मेजोरिटी में क्या है, यह है सिंपल मेजोरिटी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या। हम जैसे लोकसभा की लेते हैं, जैसे भी ले रहे हैं, लोकसभा के कितने हैं 545 हैं, इसमें से 5 सदस्य क्या है अनुपस्थित हैं, 5 सदस्य मतलब कि ये रिक्त हैं, 5 सदस्य सीटें मतलब 5 सीटें रिक्त हैं। तो कितनी बैठेंगी 545 माइनस 5 कितनी होगी 540। अब 540 में से जब मतदान की अवधि आई, वोटिंग होने को हुई, तो उसमें से 30 सदस्य विपक्ष के या उसके वॉकआउट कर गए। तो कितना हो गया 30 सदस्य क्या हो गए मतदान से गैर हाजिर हो गए, मतदान से गैर हाजिर मतलब वॉकआउट कर गए। तो कितने होंगे अब मतदान करने वाले और उपस्थित सदस्य, मतदान करने वाले व उपस्थित सदस्य, तो ये होंगे 540 माइनस 30 510। अब 510 का 50% प्लस 1, 510 का 50% प्लस 1 कितना बैठेगा 510 का हाफ कर दोगे आप, कितने मेंबर हो गए प्लस 1 मतलब 256। तो साधारण बहुमत कितने का होगा 256 का। बस शर्त यही है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1 से अगर कोई बिल पारित होता है तो उसे हम साधारण बहुमत की श्रेणी में रखते हैं। ऐसी राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 है। 245 में से हमने मान लिया 5 सीटें क्या है रिक्त हैं राज्यसभा में,
कितना है 245 सदस्य संख्या। रिक्त सीट कितनी है? रिक्त 5, तो कितने हो गए कुल भरी सीटें? वो कितनी है? 240 बैठेंगी, 5 कम हो जाएंगी। अब 240 में से 30 क्या हो गए? अनुपस्थित हो गए वोटिंग के समय, मतदान के समय 30 अनुपस्थित हो गए। अब कितने रह गए मतदान करने वाले? मतदान करने वाले व उपस्थित सदस्य, ये हो गए 240 माइनस 30, 210। मतदान करने वाले उपस्थित, उपस्थित का मतलब यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि 240 में से 210 बचे, 210 में से कुछ मतदान ना कर रहे हो। अगर उस समय सदन में उपस्थित नहीं है वे 30 सदस्य, तो वे काउंट नहीं होंगे, वो बाहर चले गए तो वो काउंट नहीं होंगे। और कितने बचे? 210। अब 210 में से भी ऐसे भी हो सकते हैं कि वहीं हैं वे पर वोट नहीं कर रहे हैं, मतलब 10 ने वोट नहीं करा, तो वो जो मेजोरिटी निकलेगी, जो बहुमत निकले 50% प्लस 1 निकालेंगे हम। जो वहां उपस्थित है, चाहे उन्होंने मतदान करा है या नहीं करा है, उपस्थित भी और मतदान करने वाले वो इकट्ठे काउंट होंगे। तो कितना आ जाएगा? 210 और 50% प्लस 1, तो ये कितना बैठेगा? 210 का 50% कितना हो जाएगा? 1/2, 105, मतलब ये बैठेगा 106। तो साधारण बहुमत से राज्यसभा में कितने चाहिए? 106। लोकसभा में बताया था मैंने कितने चाहिए साधारण बहुमत के लिए, जो तरीका बताया था इसमें कि भाई 545 थे, 5 रिक्त सीटें थी, 540, 30 अनुपस्थित हो गए। अब वहां पे लोकसभा में 510 हो गए उपस्थित और मतदान करने वाले, और 510 का 50% प्लस 1 जो निकाला था वो आया था 256। तो इस तरह से क्या है साधारण बहुमत में, तो साधारण बहुमत से अधिकांश हमारे संविधान के अनुच्छेदों से रिलेटेड, मतलब जो भी विधि, साधारण विधि जो पारित होती है वो लगभग साधारण बहुमत से ही पारित होती है। और कौन कौन से ऐसे, जैसे कि साधारण विधेयक पारित करने के लिए, धन विधेयक पारित करने के लिए, और वित्त विधेयक पारित करने के लिए, राज्यसभा में राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित करने के लिए, वित्तीय आपातकाल घोषित करने के लिए, इस तरह के जो विधेयक हैं, बिल हैं, वो सामान्यतः साधारण बहुमत से ही पारित हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। देखिए स्पेशल मेजोरिटी में क्या है कि एक तो 2/3 बहुमत, दो चीजें आती हैं, और एक साधारण बहुमत, दो चीज इसमें काउंट होंगी, 2/3 बहुमत और साधारण बहुमत। बस इन्हीं में ही थोड़ा थोड़ा सा प्रावधान अलग है, 2/3 बहुमत और साधारण बहुमत का, विशेष बहुमत। ये दोनों शर्तें तो अवश्य पूरी करनी होंगी। अब क्या है, विशेष बहुमत अलग अलग अनुच्छेदों के हिसाब से अलग अलग तरीके से दे रखा है। जैसे हम अनुच्छेद 61 की बात करें, वो राष्ट्रपति के खिलाफ लाए गए महाभियोग को पारित करने से संबंधित है। अब उसमें क्या है, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति, मतलब कि इसके अंतर्गत विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 से है। जैसे कुल सदस्य संख्या, कुल मतलब ये नहीं है कि कुल सदस्य संख्या, वहां पे ये नहीं उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3, कुल सदस्य संख्या के 2/3। जैसे हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का 2/3 कितना होगा? लोकसभा के मेंबर कितने होते हैं? 545, तो 2/3 कितने हो? अब इसमें यहाँ पे ये मतलब नहीं है सीट चाहे रिक्त हो या ना हो, ठीक है, मेंबर उपस्थित हो या ना हो, सीटों की कुल संख्या जितनी होती है उसका ही 2/3 निकाला जाएगा। तो 545 का हम 2/3 निकालेंगे, तो इससे ये हो जाएगा 3 3 8 24, और ये आ जाएगा
मतलब लगभग 364। कितना बैठेगा लोकसभा का? यदि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का संकल्प पारित करना है तो हमें उसकी कुल लोकसभा के कुल सीटों की संख्या का 2/3 364 मेंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो पारित कर देते हैं लोकसभा में तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है। इसी प्रकार ऐसी फिर महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ जाकर पारित होगा? राज्यसभा में भी होगा। तो राज्यसभा में भी उसकी कुल सीटों की संख्या का 2/3 देना पड़ेगा। जैसे राज्यसभा की कितना है? 245, तो इसका क्या लेंगे? 2/3, तो लगभग ये भी कितना आ जाएगा? मतलब 163। तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स को राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग में मतदान करना पड़ेगा? वो कितने होंगे? 163। और लोकसभा में कितने होंगे? 364। यदि इन दोनों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का संकल्प पारित हो जाता है और राष्ट्रपति को उसी क्षण जिस भी सदन में ये पारित होगा, यदि पहले लोकसभा में आया तो लोकसभा से पारित होने के बाद फिर किस में जाएगा? राज्यसभा में पारित होगा। और राज्यसभा से जिस डेट को वो पारित हो जाता है उसी क्षण उसी डेट को राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना होता है। तो ये तो हो गया अनुच्छेद 61 का विशेष बहुमत। अब आता है अनुच्छेद 249। देखिए अनुच्छेद 249 जो है राज्यसभा की विशेष शक्ति में आता है, जिसमें राज्यसभा को यह अधिकार है कि वे विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करके संसद को यह शक्ति दे सकते हुए राज्यसभा के किसी विषय पर कानून बना सके। उसके लिए राज्यसभा को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। और उसमें क्या है विशेष बहुमत? वो है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। क्या है? उपस्थित और मतदान कर। अब यहां देखिए राष्ट्रपति के महाभियोग में क्या था? कुल सदन संख्या का 2/3, चाहे वो लोकसभा की और राज्यसभा की। यहां पर क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यहां पे ये है प्रावधान। तो वही हुआ कि जैसे कि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 245। 5 सीट क्या ले ली हमने? रिक्त। कितनी सीटें बची शेष? शेष सीटें हुई 240। अब 240 में से भी 30 क्या है? मतलब कि गैर हाजिर हो गए, वॉकआउट कर गए। तो गैर हाजिर कितने रह गए? 240 माइनस 30 कितने हो गए? 210। अब कितने हो गए? उपस्थित और मतदान करने वाले कितने सदस्य होंगे? 210। अब 210 का क्या निकालेंगे हम? 2/3। तो 210 का 2/3 कितना हो गया? 140। अब यदि 100 और वहां पर कितना आया था राष्ट्रपति के महाभियोग में? 163, क्योंकि वहां पर कुल सदन संख्या का निकला था 2/3। अब यहाँ पे कितना आया? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या वो कितने हो गए? 140। तो अगर 140 राज्यसभा के मेंबर ऐसा संकल्प पारित कर देते हैं कि राज्य सूची के अमुक विषय पर संसद कानून बनाएगा, तो संसद को कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है उस विषय पर। चाहे बेशक वो राज्य का विषय है, परंतु संसद कानून बनाएगी। हालांकि ऐसा बनाया गया कानून केवल 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहता है। यदि उसे 1 वर्ष के बाद भी लागू करना चाहे तो राज्यसभा को फिर ऐसे ही मतलब विशेष बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत से फिर किसी संकल्प पारित करना पड़ेगा और फिर 1 साल के लिए लागू हो जाएगा। ऐसा राज्यसभा बार बार कर सकती है और उसकी अवधि हर बार उस विषय पर जो कानून बना उसकी अवधि हर बार 1-1 साल के लिए बढ़ सकती है। अब आता है जो थर्ड प्रकार का विशेष बहुमत है, स्पेशल मेजोरिटी का जो थर्ड टाइप है वो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत। देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 368 को में संसद को यानी कि विधायिका को यह पावर दी गई है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। अब संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों सदनों में एक जैसी प्रक्रिया है। अगर दोनों सदन नहीं भी सहमत होते हैं तो फिर मतलब कि ज्वाइंट सेशन का मतलब संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं। अब क्या आता है यहाँ पे? अब इसमें 2 तरह के प्रावधान हैं। क्या है इसमें? एक इसमें और जुड़ गया। वहां पे तो अब तक क्या था? 2/3। राष्ट्रपति के में क्या था? कुल सदन संख्या का 2/3।
जो अब अनुच्छेद 249 के अंतर्गत क्या था, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। अब इसमें क्या जुड़ गया, एक और चीज इसमें जुड़ गया, सदन का साधारण बहुमत भी, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 भी, और किसी भी दशा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का जो बहुमत है वो किसी भी दशा में साधारण बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। अब जो साधारण बहुमत जो निकलता है वो कुल सदन संख्या का 50% होता है। कुल सदन संख्या का मतलब क्या है, क्या क्या इसमें दो प्रावधान हो गए, कुल सदन संख्या का 50%, एक तो ये हो गया 50% प्लस 1। ठीक है, सेकेंड, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। और थर्ड क्या कंडीशन है, किसी भी दशा में ये 2/3 बहुमत साधारण बहुमत की संख्या मतलब कुल सदन संख्या के 50% प्लस 1 से कम ना हो। यानी होना चाहिए कुल सदन संख्या के 50% प्लस से, मतलब ये 2/3 बहुमत किसी भी दशा में कुल सदन संख्या के 50% प्लस 1 से कम ना हो। 50% प्लस 1 से कम, यदि कम हो गया तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अब जैसे कि मैं बात लोकसभा की करूं, लोकसभा की कुल सदन संख्या कितनी है, 545। आप उसका 50% निकालेंगे और प्लस 1 तो 273, तो कितना होना चाहिए कुल है 273, तो ये होना चाहिए। अब यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बात करें कि भाई 5 सीट उसकी रिक्त हैं, 545 में 5 गए 540, 30 क्या हो गए गैर हाजिर हो गए मतदान के समय, तो कितने बचे 510। उपस्थित और मतदान करने वाले कितने सदस्य हो गए 510, और 510 का 2/3 हम जब निकालेंगे तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 340। निश्चित बात है 340 होना चाहिए, एक तो 2/3, तो 340 अगर उन्होंने करा है तो हमें कितना चाहिए 2/3, 340 चाहिए। ये शर्त भी पूरी होगी और ये 273 से ज्यादा भी है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो विशेष बहुमत पारित हो जाता है और संविधान में संशोधन, ये दोनों सदनों में यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और बताया था अगर कोई एक सदन असहमत है तो हमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। साधारण बिल में है वो, संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है, तो ये हो गया। परंतु यदि किसी कारणवश, अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, एनडीए गठबंधन की 330 सीट है। अब एनडीए गठबंधन कोई संविधान संशोधन बिल लाती है तो निश्चित बात है 330 सदस्य किसके फेवर में देंगे, जो एनडीए गठबंधन बिल लाता है उसके संविधान संशोधन संबंधी बिल लाता है उसके फेवर में देंगे 330। निश्चित बात है कुल सदन संख्या के 273 को तो शर्त को तो पूरा कर दिया। अब एक दूसरी शर्त ये भी तो है कि 330 का क्या निकाले हम 2/3। अब यदि आप 330 का 2/3 निकालें, ठीक है, ये तो देंगे मतदान पक्ष में। अब 330 का 2/3 निकालें तो 100, ये तो 220 बैठ गया। अब कितना 220 273 से कम है, तो निश्चित बात ये शर्त पूरी नहीं हो रही, तो फिर ये विशेष बहुमत वाला जो प्रस्ताव है पारित नहीं होगा, अर्थात संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। मतलब कि हमें एनडीए गठबंधन को कितनी लेनी पड़ेगा, जितने उपस्थित सदस्य हैं इतना कम से कम ये लगाओ, इस शर्त को पूरा करना पड़ेगा 273 को, उसे कम से कम ये लगाइए 53 मेंबर्स का और लेना पड़ेगा, 53-54, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो तब जाके वो बिल पास होगा। इसलिए विशेष बहुमत का प्रावधान बड़ा जटिल, आसानी से सरकार उसे पारित नहीं करा पाती। अब कुछ ऐसे भी विधेयक हैं जैसे कि हम जो हमारी फेडरल स्ट्रक्चर को परिवर्तित करते हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, कुछ ऐसे भी विधेयक हैं।
मतलब हमारे देश की जो संघीय संरचना है उसमें कुछ परिवर्तन लाते हैं। जहां संघीय संरचना से संबंधित कोई संविधान संशोधन विधेयक आता है तो उसके लिए यह आवश्यक होता है कि सदन का प्रत्येक सदन विशेष बहुमत से, जो मैंने अभी बताया था, विशेष बहुमत से तो उस प्रस्ताव को पारित करे अलग अलग, परंतु उसके साथ साथ देश के आधे से अधिक राज्य के विधानमंडल भी उसे साधारण बहुमत से पारित करें। मतलब साधारण बहुमत का मतलब क्या हो गया कि जो उनके विधानमंडल में जो उपस्थित सदस्य होंगे, मतलब मतदान उपस्थित करने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1, वो तब पारित होगा आधे से, तब जाके हम उस संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में चेंजिंग लाने लगे, वो संघीय संरचना से फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित प्रावधान है। ऐसी क्या है कि हम उस समय ये मतलब कि राज्यसभा में सीटों की संख्या में परिवर्तन लाने लगे, तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी संघीय संरचना पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां पे भी क्या करना पड़ेगा, हमें इसी तरह का प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। आधे राज्यों का समर्थन जरूर लेना पड़ेगा साधारण बहुमत से, और वो तो विशेष बहुमत से तो दोनों सदनों को करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसी और भी है, जैसे कि अब जीएसटी लागू करी गई थी, गुड एंड सर्विस टैक्स, तो ये भी क्या था कि एक तरह की संघीय फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा था। तो इस फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित करने के कारण इसको भी जब पारित किया था तो लोकसभा और राज्यसभा ने विशेष बहुमत से पारित किया ही था, और उसके साथ साथ देश के आधे से अधिक राज्यों ने जीएसटी के फेवर में, लगभग अधिकांश ने जीएसटी के फेवर में ही मतदान किया था। वहां के विधानमंडलों ने साधारण बहुमत से पारित किया था, तो पूरे देश के अंदर जीएसटी लागू हो गया था। इस तरह से जो है कि बहुत सारे अभी भी ऐसे संविधान संशोधन प्रस्ताव जो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं वो इसी तरीके से ही पारित होते हैं। देखिए, ये बहुमत वाले जो मैंने बहुमत के जो टाइप पढ़ाए हैं, मेजोरिटी जो टाइप पढ़ाई है, ये संविधान के कई भागों में अलग अलग अनुच्छेदों में इनका वर्णन आएगा, और इनका अध्ययन जरूरी भी है और इनको समझना बेहद जरूरी भी है। देखिए, इस संबंध में मैंने जो नोट्स बनाए हैं अपने पीडीएफ के द्वारा अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं, और इजीली एग्जाम्पल सहित मैंने इसमें लिखा है, आसानी से आपके समझ में आएंगे। धन्यवाद।